बैटल टू द हेवेंस की सोसम सी वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर अपना ज़्याविन फर्स्ट टाइम भिड़ने वाला है एक जेन्युइन बैंशिंग से। तो चलो यार ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उन 5 बैंशिंग पपेट्स को जो कि एंशिएंट बोझिसवटरी के सामने मौजूद होते हैं, और इन 5 एलीट बैंशिंग पपेट्स को देख के वहाँ पे मौजूद सभी लोगों के सिर ठंडे पड़ चुके थे, और किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बोझिसवटरी 5 एलीट बैंशिंग्स को हाइड कर रहा होगा। हर एक गहरी सांस लेने के बाद ज़्याविन अपने अंदर के शौक को सप्रेस करता है, और जब ज़्याविन अपने सामने मौजूद 5 बैंशिंग पपेट्स को ध्यान से स्कैन करता है तो उसकी भौहें सिकुड़ जाती है, और वो कहता है कि इन 5 पपेट्स के अंदर लाइफ का कोई भी ट्रेस नहीं है। ये सुन के यूनर कहते हैं कि बिना सोल्स के पपेट, और अभी यूनर का चेहरा भी एकदम सीरियसनेस से भरा हुआ था, और जब यूनर के सब सभी कानों में जाते हैं तो वो भी इस मैटर को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। उन्हें समझ जा चुका था कि बोधिसत्वटरी ने इन 5 एलीट बैंशिंग्स को अपना पपेट बना के रखा है, और इन 5 पपेट्स के औरों को सेंस करके इन सभी के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि एक एलीट बैंशिंग को पपेट में बदल देना आखिरकार ऐसे टेरिफाइंग एबिलिटी किसके पास है। और जब कोई बैंशिंग क्लास में एडवांस करता है तो वो इस कॉन्टिनेंट की पीक लेवल के एकदम करीब पहुंच चुका होता है। और अगर एंशिएंट क्लैंस की बात करें तो वहाँ पे भी बैंशिंग लेवल के एक्सपर्ट्स को बहुत हाई लेवल पे रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे एक्सपर्ट्स पपेट बन चुके हैं, और इसी वजह से यहाँ पे मौजूद सभी लोगों की फटी पड़ी होती है। लेकिन सबसे ज्यादा गंदे एक्सप्रेशन होते हैं हनियो के। जब उसका ध्यान जाता है उस काले कपड़े वाले बैंशिंग पपेट के ऊपर तो उसकी आंखें खौफ से भर जाती है, और वो कहता है कि क्या यही हमारे मिसिंग एंसेस्टर नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड्स के हिसाब से यही बोधिसत्वटरी के पास आए थे। और हनियो के इन शब्दों को सुनकर वहाँ पे मौजूद सभी लोगों की भौहें सिकुड़ जाती है, और उन सभी का ध्यान भी उस काले कपड़े वाले पपेट के ऊपर जाता है, और वो देखते हैं कि उसकी आंखों में इस टाइम पे कोई भी रिपल मौजूद नहीं है। और जब शार्प आई वाले एक्सपर्ट इस पपेट को देखते हैं तो वो देख पा रहे थे कि इसकी स्किन फटने लगी है, क्योंकि इसकी स्किन काफी ड्राई हो चुकी थी, और ऊपर से जब हनियो के मुंह से वो शब्द बाहर आए थे तो ये बुड्ढा कोई भी रिएक्शन नहीं देता। गो चिंगयांग भी कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इस 5 बैंशिंग पपेट्स की लाइन को टेरिफाइंग बोला जा सकता है, और अगर यहाँ पे मौजूद सभी लोग मिलकर भी फाइट करते हैं तब भी हम लोग इनसे मैच नहीं कर सकते। ये सुन के ज़्याविन की नजर जाती है उस क्लस्टर के ऊपर जो कि बोधिसत्वटरी के अंदर मौजूद था, और ये होता है बोधिसत्व हार्ट। और इतनी सारी मुसीबतों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुंचने के बाद ज़्याविन का गिव अप करने का कोई भी इरादा नहीं था। यार तभी ज़्याविन अपने पूरे ग्रुप को देखते हुए कहता है कि अगर हम लोग साथ में मिलकर काम करते हैं तो हम कम से कम एक बैंशिंग पपेट को तो संभाल ही सकते हैं। और भाई वैसे भी यूनर और गो चिंगयांग की स्ट्रेंथ दोजून के पीक पे पहुंच चुकी थी। यूनर की स्ट्रेंथ होती है दोजून पीक के 8 चेंज पे, और वही गो चिंगयांग की स्ट्रेंथ होती है दोजून पीक के 6 चेंज पे, और अगर इसके अंदर ज़्याविन को भी ऐड कर दे तो वो भी दोजून पीक के 6-7 चेंज पे तो पहुंच चुका था। और ऊपर से लिटिल फेरी, डॉक्टर काइलिन, यूनियन और एल्डर चिंगचैंग ये सब मिलके एलीट बैंशिंग से तो फाइट कर ही सकते थे, लेकिन सीन कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे सिर्फ एक एलीट बैंशिंग नहीं होता बल्कि यहाँ पे होते हैं 5 एलीट बैंशिंग। थोड़ी देर तक सोचने के बाद ज़्याविन कहता है कि आप सभी लोग यहाँ तक पहुंचने के बाद क्या गिव अप करना चाहते हो। और देखने पर तो ऐसा लगता है कि अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ते तो ये बैंशिंग पपेट हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। सिंपल भाषा में बोलो तो हमारे पास ये वापस लौटने का सिर्फ आखिरी चांस है, और इसके बाद हमें ये मौका नहीं मिलने वाला। और ज़्याविन के इन शब्दों को सुनकर वहाँ पे मौजूद सभी लोगों की भौहें सिकुड़ चुकी थी, और वो सभी लोग अपने सर को हाँ में हिलाने लगते हैं। और इस सीन को देख के ज़्याविन कहता है कि अब जब यहाँ पे कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता, हमारे पास ऑल आउट बैटल के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हमारे साथ 7 ग्रुप है, और एक बैंशिंग पपेट को मेरा ग्रुप संभालेगा और बाकी के बैंशिंग पपेट्स को आपके ग्रुप को संभालना होगा। और यहाँ पे पहुंचने वाले ग्रुप्स में ज़्याविन ग्रुप को छोड़ के हान क्लैन और हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब का ग्रुप भी मौजूद था, और बाकी के 4 फैक्शन से ज़्याविन कभी भी मिला नहीं था, लेकिन वो भी सेंट्रल प्लान के काफी पावरफुल फोर्स से बिलोंग करते होंगे। और भले ज़्याविन इनकी स्ट्रेंथ हनी और जियो फैंग से कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन इन्हें भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हर एक ग्रुप के पास 2 ऐसे एक्सपर्ट है जिनकी स्ट्रेंथ दोजों के पीक पे पहुंच चुकी है। अभी हनी ज़्याविन की तरफ देखते हुए कहता है कि एक पपेट को मेरी टोली ब्लॉक करेगी, और हनी को भी अच्छे से पता था कि अगर यहाँ पे कोई भी चढ़ता है तो बचे हुए पपेट्स को ये लोग संभाल नहीं पाएंगे। और वो हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब का जो फैंग भी थोड़ी देर तक हिचकी जाने के बाद कहता है कि एक बैंशिंग पपेट को हम लोग संभाल लेंगे। और भले ही सामने मौजूद इन पपेट्स की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा फ्राइटनिंग हो, लेकिन इन्हें एक जेन्युइन बैंशिंग से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि एट द एंड ही पपेट्स से वो अपने नंबर्स के यूज करके इन पपेट्स से फाइट कर सकते हैं। और इन दोनों को एग्री करते हुए देख ज़्याविन के लिए जाती है बचे हुए 4 ग्रुप्स के ऊपर, और वो कहता है कि बचे हुए 2 बैंशिंग पपेट्स को आप 4 ग्रुप्स के ऊपर छोड़ा जाता है। और भले इन 4 ग्रुप्स में से सिंगल ग्रुप की स्ट्रेंथ ज़्याविन ग्रुप से कंपेरेबल ना हो, लेकिन ये चारों मिलकर कम से कम 2 बैंशिंग पपेट को तो संभाल ही सकते हैं। और ज़्याविन के इन शब्दों को सुनकर वो सभी लोग एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं, जिसके बाद इन सभी का ध्यान जाता है उस बोधिसत्व हार्ट के ऊपर। और फाइनली ये 4 ग्रुप्स भी अपने सर को हाँ में हिला देते हैं, क्योंकि बोधिसत्व हार्ट के टेम्पटेशन के सामने ये लोग भी अपनी लाइफ को रिस्क में डालने के लिए तैयार हो गए थे। और सभी लोग एग्री करते हुए देख ज़्याविन कहता है कि अब जब कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है तो चलो अटैक करना शुरू करते हैं। और उसके लिए भी ये पहली बार है जब वो एक एलीट बैंशिंग से फाइट करने जा रहा है। और भले इस पपेट की स्ट्रेंथ एक एलीट बैंशिंग से कंपेयर ना की जा सके, लेकिन एट द एंड इसके नाम के पीछे सेंग लगते हैं, और जो भी चीज इससे रिलेटेड होती है वो एक्सट्रीमली पावरफुल मानी जा सकती है। और ये कहने के बाद ज़्याविन आगे बढ़ता है और उसकी दुई की उसकी बॉडी से बाहर आती है, और जैसे ज़्याविन 2-3 कदम आगे बढ़ाता है तो उन 5 पपेट्स की आंखें खुल जाते हैं, और अभी उन सभी का फोकस होता है ज़्याविन। और जब वो 5 पपेट ज़्याविन को देख रहे होते हैं तब ये पपेट आगे बढ़ता है, और वो एक ही फ्लैश में ज़्याविन के सामने अपीयर हो गया था। और क्योंकि यहाँ पे टाइम का बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, इसी वजह से उसको फ्राइटनिंग पाम स्पेस को फाड़ते हुए ज़्याविन की तरफ बढ़ने लगा।
लगता है और इस पपेट को अपने ऊपर अटैक करते हुए देख जेवन भी अपने पैरों को नीचे जमीन पर टकता है और तभी नीचे की जो जमीन होती है वो फट जाते हैं। उसके अंदर से एक लावा पिलर बाहर आता है और ये सीधा जाके उस बैंसिंग पपेट से टकरा जाता है। लेकिन जेवन का ये लावा पिलर जिससे कि एक पीक 9 स्टार 2 जन भी टकराने के बाद खून फेंकता और पीछे चला जाएगा, उसकी वजह से पपेट बस थोड़ा सा कप आता है यार। बिना किसी चेंज के उसका वो भयानक सा अटैक जेवन की तरफ बढ़ जाता है और जब ये पपेट जेवन के ऊपर दोबारा से अटैक कर रहा होता है तभी कई सारे दुबकी प्लेयर्स स्पेस को चीरते हुए इसकी बॉडी से आके टकराते हैं और जब इतने सारे लोग एक साथ अटैक करते हैं तो इससे एक पीक 9 स्टार 2 जन भी टकराने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन इस बैंसिंग पपेट की बात ही अलग होती है, भले उसको वो अटैक से हो चुका हो लेकिन फिर भी इन सभी अटैक्स को रिसीव करता है। और जब जेवन ग्रुप इस बैंसिंग पपेट से फाइट करना स्टार्ट कर देता है तो हन्यू भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, वो चिल्लाते हुए कहता है अटैक करना शुरू करो। और ये कहने के बाद हन्यू आगे बढ़ता है और हन्यू का जो ग्रुप होता है वो एक बैंसिंग पपेट को घेर लेता है और अभी हन्यू की नजर टेकी होती है उस काले कपड़े वाले पपेट के ऊपर और वो कहता है कि एंसेस्टर मैं आपको इस तरह से आजाद करूंगा। और अभी हन्यू के पीछे हॉल ऑफ सोल के 10 पावरफुल एक्सपर्ट्स मौजूद थे और अभी इन सभी की दुबकी उस बैंसिंग पपेट को उलझा के रख रही थी और हन्यू और जेवन को फाइट करते हुए देख जियो फैंग भी तुरंत ही एक्शन लेता है और ये सभी लोग भी अपनी दुबकी को एकदम पीक तक अनलीज कर देते हैं और ये सभी लोग दहाड़ते हुए अलग अलग डायरेक्शन से उस बैंसिंग पपेट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और अभी चारों तरफ दुबकी फैल चुकी थी और ये दुबकी अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं एक टाइम पे चारों तरफ क्योस मच जाता है और भले इन लोगों के पास नंबर्स का एडवांटेज हो लेकिन इनमें से कोई भी जेन्युइन बैंसिंग नहीं था, लेकिन फिर भी ये बैटल काफी ज्यादा मिजरेबल होने वाली है यार। तभी हम देखते हैं गोशेन और गोवा को जिनके हाथ में फाइटिंग लेवल की दुबकी सील मौजूद थी और ये भयानक लेवल के अटैक उस बैंसिंग पपेट से जाके टकराते हैं। लेकिन जब ये हाई लेवल की दो स्किल उस बैंसिंग पपेट की बॉडी से टकराती है उस पपेट को कद्दू कुछ नहीं होता और तभी इन दोनों की बॉडी कांपने लगती है और एक भयानक लेवल की फोर्स इनकी बॉडी के अंदर एंटर करती है और ऐसे टेरिफाइंग फोर्स की वजह से गोवा और गोशेन के दुबकी डिफेंसेस तुरंत ही टूट जाते हैं और ये दोनों किसी कटी पतंग की तरह पीछे उड़ते हुए जाते हैं और एट द सेम टाइम इनके मुंह से खून बाहर आता है और फ्लावर सेक्टर को चैल्टर जैसे करके इन दोनों को पकड़ती है और इस फाइट को स्टार्ट हुए अभी तकरीबन 20 मिनट हो चुके थे और जब फ्लावर सेक्टर एल्डर्स अटैक करते हुए इस बैंसिंग पपेट को बिजी करने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी इन लोगों के मुंह से भी खून बाहर आता है और ये लोग भी खून फेंकते हुए पीछे जाते हैं। लेकिन अच्छी बात तो ये होती है कि जियाओयन, गो चिंगयांग और यूनोनेस ग्रुप के लिए मेन प्लेयर्स का काम कर रहे हैं और इसी रीजन की वजह से जियाओयन ग्रुप के अंदर अभी तक कोई भी सीरियस इंजरी नहीं हुई थी यार। तभी जियाओयन चिल्लाते हुए कहता है कि इस पपेट के सर के ऊपर अटैक करो क्योंकि पपेट के अंदर कोई भी लाइफ फोर्स नहीं होती और जब तक इसका खोपड़ा नहीं फोड़ जाता तब तक इसे रोकना इम्पॉसिबल है। जियाओयन कहता है किंग कोंग ग्लास बॉडी और जैसे ही जियाओयन के मुंह से शब्द बाहर आते हैं तो उसकी बॉडी से एक भयानक लेवल की गोल्डन लाइट इरप्ट होती है और तुरंत ही उसकी बॉडी स्वेलो होना स्टार्ट हो जाती है और वो पहुंच जाती है 99 फुट पे और एट द सेम टाइम जियाओयन गो चिंगयांग के द्वारा क्रिएट की गई अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है और अपने मेटालिक पंच के अंदर गोल्डन एनर्जी कंडेंस करता है और कहता है ऑक्टिम ब्लास्ट और तभी लाइटनिंग स्पीड से ये बड़ा सा पंच उस गोल्डन पपेट के सर की तरफ बढ़ने लगता है और जियाओयन का ये पंच जिसके अंदर फ्राइटनिंग लेवल की एनर्जी भरी हुई थी ये बैंक साउंड के साथ उस बैंसिंग पपेट के टकले से जाके टकराया था और इस टेरिफाइंग फोर्स की वजह से उस बैंसिंग पपेट के सर के ऊपर कई सारे क्रैक्स आ जाते हैं लेकिन उसके अंदर से खून बिल्कुल भी बाहर नहीं आता क्योंकि इतने साल बीत जाने के बाद इनके अंदर का खून सूख चुका है यार। जैसे जियाओयन के पंच उस पपेट के खोपड़े से टकराया था तो वो बैंसिंग पपेट भी पीछे मुड़ के देखता है और एट द सेम टाइम लाइटनिंग स्पीड से एक पाम अटैक उस जियाओयन के कंधे में दे मारता है और तभी एक क्लैंग साउंड के साथ जियाओयन पीछे जाता है और जियाओयन के भी उस चमकते हुए कंधे पे एक डेंट पड़ चुका था। लेकिन अच्छी बात यह है कि किंग कोंग ग्लास बॉडी को एक्टिवेट करने के बाद जियाओयन की बॉडी अभी काफी हार्ड हो चुकी थी और ऊपर से जियाओयन की बॉडी को एंशिएंट ड्रैगन आर्मर और एंशिएंट इंसेक्ट टेम्पर क्लॉथ जैसी चीजें प्रोटेक्ट कर रही है और इन सभी चीजों की वजह से पीछे उड़ता हुआ जियाओयन बिल्कुल भी खून नहीं फेंकता यार। तभी जियाओयन चिल्लाते हुए कहता है कि इसकी खोपड़ी के ऊपर अटैक करते रहो और जियाओयन के इन शब्दों को सुनकर यूनिट भी चिल्लाते हुए कहते हैं ग्रेट हेवन डिस्ट्रक्टिव फिंगर और अभी गो चिंगयांग का चेहरा भी एकदम सीरियस होता है और जैसे ही वो कुछ हैंड सेल्स को चेंज करते हैं तो आसमान में से दो बड़ी बड़ी फिंगर जो कि भयानक लेवल की इनहाइलेशन पावर को कैरी कर रही थी वो तुरंत ही बैंसिंग पपेट की खोपड़ी से आके टकराती है और इन दोनों अटैक की स्पीड काफी ज्यादा टेरिफाइंग होती है और यूनर और गो चिंगयांग के पीछे मौजूद गोवा और गोशेंग भी सेम 10 ग्लास की दो स्किल को अनलीज करते हैं लेकिन इनकी ये जो फिंगर होती है थोड़ी डीम होती है और तभी आसमान में कई रंग बिरंगे थंडरबोल्ट्स भी इकट्ठा हो जाते हैं और तभी एक बैंक साउंड के साथ एक थंडरबोल्ट उस बैंसिंग पपेट की खोपड़ी से आके टकराता है और ये अटैक किया होता है अपनी वन एंड ओनली क्वीन मेड्यूसा ने और ये सारे के सारे अटैक एक टाइम पे परफॉर्म किए जाते हैं और जब ये सभी अटैक बैंसिंग पपेट की खोपड़ी से टकराते हैं तो उसकी बॉडी ट्रेम्बल होने लगती है और एट द सेम टाइम बैंसिंग पपेट का वो हेड जिसके अंदर पहले से जियाओयन के अटैक के वजह से क्रैक्स आ चुके थे वो एक बैंक साउंड के साथ तुरंत ही गायब हो जाता है और जहाँ पे इन सभी का अटैक टकराए थे वहाँ पे सिर्फ फ्लैश और हड्डी ही दिखाई दे रही थी और खोपड़ी फट जाने के बाद उस बैंसिंग पपेट की बॉडी उसकी जगह पे रुक जाती है और तभी उसके हाथों से एक अनविजुअल सी रिपल फैलने लगती है लेकिन थोड़ी देर के बाद वो भी गायब हो जाती है और इस एनर्जी गायब होने के बाद उस बैंसिंग पपेट की बॉडी देखते ही देखते और भी बूढ़ी होती जाती है और थोड़ी देर के बाद उस बैंसिंग पपेट की बॉडी मिट्टी में ट्रांसफॉर्म होकर बिखर जाती है यार। तभी आसमान में एक बार फिर से गोल्डन लाइट चमकती है और जियाओयन की बॉडी छोटे होने लगती है और थोड़ी देर के बाद जियाओयन अपनी रियल फॉर्म में वापस आ जाता है और अपने माथे से पसीने को पहुंचने के बाद उसका ध्यान जाता है बाकी लोगों के ऊपर और अगर जियाओयन और यूनर को छोड़ दी जाए तो फिर बाकी लोगों को इंजरीज का सामना करना पड़ा है। यहाँ तक कि गो चिंगयांग जैसा स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट जब उस
उस बैंशिंग पपेट से फाइट कर रहा था तो उसके पाम अटैक ने गो चिंग यांग को भी इंजर्ड कर दिया था। और अच्छी बात है कि गो चिंग यांग की दुर्गी काफी पावरफुल है, वरना उसकी ये इंजरीज और भी सीरियस होती। और पूरी सिचुएशन को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद जेवन एक चुटकी बजाता है और कई सारी मेडिसिनल पिल्स की बोतल उसके ग्रुप की तरफ शूट हो जाती है और सभी लोग उन बोतल में से एक एक पिल निकाल के कंज्यूम कर लेते हैं। तभी जेवन कहता है कि आप सभी लोग रेस्ट करो और तब तक मैं आप सभी को प्रोटेक्ट करूंगा। और जेवन की इस बात से कोई भी डिसएग्री नहीं करता। और मेडिसिनल पिल को कंज्यूम करने के बाद ये सभी लोग अपनी अपनी जगह बैठ कर ट्रेनिंग स्टेट में चले गए थे। और भले इनके सामने का बैंशिंग पपेट खत्म हो चुका हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा पूरी तरह से टल चुका है। और इसी वजह से इन लोगों को हर सिचुएशन का सामना करने के लिए अपने दुगी को पीक कंडीशन में रखना था। और ऐसा करने के बाद ही ये लोग अपनी जानों को बचा सकते हैं। खैर तभी जो यूनर होती है वो ज़ियावेन के पास आती है और वो बाकी की बैटल्स को देखते हुए कहती है कि बिग ब्रदर ज़ियावेन, क्या मैं बीच में इंटरवीन करना चाहिए। और अभी बाकी ग्रुप्स की बैटल बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होती, यहाँ तक कि हन्यू के ग्रुप के एक मेंबर को उस बैंशिंग पपेट ने टपका डाला था। पपेट ने अपने हाथ का यूज करते हुए उस बंदे के हार्ट को बाहर निकाल लिया था और जैसे ही उस पपेट ने उस हार्ट को क्रश किया तो वो बंदा मारा गया। और भले एक मेंबर मारा गया हो, लेकिन अभी भी हन्यू ग्रुप की स्ट्रेंथ काफी हाई होती है और इसी वजह से वो सभी मिलके अभी भी उस बैंशिंग पपेट को संभाल पा रहे थे। और अभी के सीन को देख के ऐसा लगता है जैसे कि इस पपेट को हराने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। और वहीं हेवन डिवन फिनिक्स ट्रैप के ग्रुप के अंदर भी कई सीरियस इंजरीज और कई लोग मारे भी गए हैं, लेकिन ये सभी लोग भी अभी अपना पूरा दम लगा के उस बैंशिंग पपेट से फाइट कर रहे थे। और अगर इन दोनों की बैटल से बाकी बैटल्स को कंपेयर किया जाए तो फिर उन लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और जिस तरह से ये पांचों बैंशिंग पपेट डेथ सेंटेंस लेके आगे आए थे तो चारों ग्रुप अभी बैटल के अंदर काफी स्ट्रगल कर रहे थे। और भले इनकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी हो, लेकिन इनके बीच का कॉर्पोरेशन कुछ खास नहीं होता। और इस रीजन की वजह से कई दूसरे लेवल के एक्सपर्ट उन बैंशिंग पपेट्स के हाथों मारे जा चुके थे और इनमें से दो ग्रुप्स को सबसे ज्यादा सीरियस कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा था। यूनर की इस बात को सुनकर ज़ियावेन कहता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बस अपना ध्यान रखना है। और ज़ियावेन को अच्छे से पता था कि ये समय काइंडनेस दिखाने का नहीं है, क्योंकि ये सभी लोग कंपटीटर्स है और बैंशिंग पपेट्स को खत्म करने के बाद ये सभी सीक्रेटली उन सभी लोगों के ऊपर भी अटैक करेंगे जो कि थोड़ी देर पहले इनकी अलायंस में थे। और इसी वजह से इस सब के बीच में पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर कहीं कोई बैंशिंग पपेट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो उन्हें संभालना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अभी ज़ियावेन इन बैंशिंग पपेट को और भी अच्छे से समझ चुका था। भले ही पपेट्स बैंशिंग क्लास में हो, लेकिन इनकी ट्रू फाइटिंग स्ट्रेंथ बैंशिंग क्लास से काफी नीचे है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ज़ियावेन की टोली बिना किसी हैवी इंजरी के इस बैंशिंग पपेट को डिफीट नहीं कर पाती। और ज़ियावेन के इन शब्दों को सुनकर यूनर अपने सर को हाँ में लाती थी और वो भी इस चीज को अच्छे से समझती थी कि अगर वो अभी दया दिखा के इन सभी की मदद करती है तो फिर बाद में ये लोग ही उनके ऊपर स्नेक अटैक कर रहे होंगे। वेल इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट में जो अपना ज़ियावेन होगा वो तबाह कर रहा होगा होल ऑफ सोल, क्योंकि इसके नेक्स्ट पार्ट में ज़ियावेन को वो स्ट्रेंथ मिलेगी जिससे कि वो पूरे होल ऑफ सोल को भी इनहाइलेट कर सके। लेकिन क्या वो रियलिटी होगी या फिर होगा कोई इल्यूजन, वो सब तो आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करो और अगर आप लोग चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी जोर से प्रेस कर देना। तो चलो यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड रूम में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय, आई लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।